घनश्याम भाई, जल्दी चलो, जमींदार के आदमी सूरज को मार रहे हैं खेत पर, जल्दी करो। तो वह देखता है कि जमींदार के आदमी सूरज को बेरहमी से पीट रहे हैं। हम विनती करते हुए कहा, जमींदार जी, मालिक, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। वह नादान है, गलती हो गई उससे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। जमींदार का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी तलवार निकालता है और सूरज पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी पल जब जमींदार सूरज पर तलवार चलाने वाला होता है, कावेरी तेजी से दौड़कर अपने पिता और सूरज के बीच में आ जाती है। तलवार तेजी से कावेरी के पेट में घुस जाती है। एक गांव में दुर्जन सिंह नाम का एक जमींदार रहता था, जो बहुत ही लालची था। वह गांव के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर अपनी जमीन पर काम करवाता और बाद में ऐसी शर्तें रखता जिससे किसानों का हक मारा जाता। दुर्जन सिंह अपने मुनीम कालू से कहता है, देखो कालू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा जमींदार बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सरकार, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास घनश्याम नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। घनश्याम विनम्रता से कहता है, सरकार, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सरकार, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम घनश्याम है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है घनश्याम, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सरकार, बताइए क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद खेत में जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सरकार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। घनश्याम जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद वहाँ से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है। जमींदार जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। घनश्याम दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। घनश्याम अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। घनश्याम सभी फसल को बोरे में भरकर खेत पर ही रखा था। घनश्याम खेत में खड़े खड़े सोच रहा था, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। घनश्याम की उगाई हुई फसल की खबर जमींदार दुर्जन सिंह के कानों तक पहुंचती है। सरकार, सुनते हो? आज घनश्याम अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो घनश्याम की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि घनश्याम आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। जमींदार दुर्जन सिंह अपने मुनीम कालू के साथ खेत पर पहुंचता है। जमींदार घनश्याम से कहता है, अरे घनश्याम, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सरकार, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। मैंने फसल की कटाई करके बोरे में भी भर दी है। अरे घनश्याम, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुई है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या न हो, फसल तो होगी ही। सरकार, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। बस अब ज्यादा मत बोल घनश्याम। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काफी काम है।
ये कहकर जमींदार अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल घनश्याम के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर घनश्याम मायूस हो जाता है। घनश्याम आंखों में आंसू लिए कहता है, हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? घनश्याम इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद घनश्याम का बेटा सूरज, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। दुर्जन सिंह जैसे जमींदार हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल दुर्जन सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है न अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सूरज जमींदार दुर्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। दुर्जन सिंह आश्चर्य से कहा, कहो क्या बात है? जमींदार जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं जमींदार जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। वैसे भी जमींदार जी, आपने ही तो पिताजी को मेरे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार दिए थे, जिसे मैं अब आपकी जमीन पर खेती करके चुकाना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिखकर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है जमींदार जी, बताइए। दुर्जन सिंह ने मन में सोचा, यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता घनश्याम हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। ऐसा सोचकर जमींदार ने सूरज से कहा, अच्छा सूरज सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बार धान के